हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 5 दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के कौन से टॉपिक को, रेप्लिकेशन। इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अबाउट सेंट्रल डॉग्मा कि सेंट्रल डॉग्मा क्या होता है। तो उसमें आपने सीखा इन्फॉर्मेशन, कौन सी इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होती है बिटवीन डीएनए टू आरएनए एंड देन आरएनए टू प्रोटीन। और जब प्रोसेसेस होती है, डीएनए से आरएनए बना तो प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन बना तो प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रांसलेशन। और हमने एक चीज और देखी थी कि डीएनए से डीएनए बन गया तो प्रोसेस इज नोन एज रेप्लिकेशन। तो आज की इस वीडियो में हम इसी रेप्लिकेशन को डिटेल में देखने वाले हैं कि कैसे हमारे पेरेंट्स की बॉडी में उनका जो जेनेटिक मटेरियल था डीएनए वो कॉपी हुआ, बिल्कुल जेरोक्स हुआ, फोटोकॉपी हुई, है ना, फोटोकॉपी हुई, जेरोक्स हुआ, एक नया बिल्कुल उन्हीं के जैसा डीएनए बना, पूरा जीनोम बना और वो उन्होंने हमको ट्रांसफर कर दिया। तो उन्होंने खुद का नहीं करा है, उनकी बॉडी में पहले क्या हुआ, वो चीज़ डुप्लीकेट हुई, है ना, कॉपी हुई और फिर हमें ट्रांसफर हुई। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन क्या होता है, रेप्लिकेशन इज द कॉपिंग ऑफ डीएनए फ्रॉम पेरेंटल डीएनए। पेरेंट्स के डीएनए से कॉपी होने की जो प्रोसेस है वही कहलाती है रेप्लिकेशन। तो एक डीएनए की पूरा जो है उससे अगर कॉपी होके उसी की तरह दूसरा एक पूरा डीएनए बन जा रहा है, इसी प्रोसेस को बोल दिया रेप्लिकेशन। अब वॉटसन एंड क्रिक जो थे उन्होंने कौन सा कंसेप्ट दिया था, उन्होंने दिया था डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। याद आ रहा है, एक्सप्लेन किया था, डबल हेलिक्स ऐसा रहेगा, राइट हैंडेड फैशन में रहेंगे हेलिसेस, ये सब उन्होंने बोला था। जब उन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल को एक्सप्लेन किया था उसी टाइम पे वॉटसन एंड क्रिक ने ये चीज़ भी बता दी थी कि जो रेप्लिकेशन होता है इट इज़ अ सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस। कैसी प्रोसेस होती है, सेमी कंजर्वेटिव। तो रेप्लिकेशन के बारे में आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने होते हैं। वो पॉइंट्स क्या होते हैं, सबसे पहला पॉइंट तो यही हो गया कि डीएनए रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस होती है द प्रोसेस इज सेमी कंजर्वेटिव। अब सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस क्या होती है, तो देखो क्या होती है, इट सजेस्ट दैट द पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड act as template for the synthesis of new complementary strands. After replication, each DNA molecule would have one parental and one new strand. देखो सबसे पहली बात तो आप समझो ये टेम्पलेट का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ना एक बहुत बड़ा सा शीट है, बहुत बड़ी सी शीट है, बहुत बड़ी सी क्या है, शीट है। मैंने आपको बोला इस बड़ी सी शीट में से आपको कितने, आपको 1:1 मतलब कि आपको 1:1 सेंटीमीटर स्क्वायर के बॉक्सेस कट करने हैं। 1:1 सेंटीमीटर स्क्वायर के बॉक्सेस कट करने हैं इस पूरी शीट में से। तो आप बोलोगे 1:1 सेंटीमीटर स्क्वायर के हमको कट करने हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि हम एक छोटा सा स्क्वायर कट कर लेते हैं जो कैसा रहेगा, 1 और 1। तो ये जो छोटा सा स्क्वायर है ये कैसा है, ये 1:1 सेंटीमीटर स्क्वायर का स्क्वायर है। अब हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को उठा के यहाँ पे रखेंगे, ऐसे करके रखा और यूं करके मेजरमेंट लिए और हम इसको कट कर देंगे। फिर हम इसको आगे और रखेंगे, फिर यहाँ से मेजरमेंट लिए, फिर कट कर देंगे, फिर रखा, ऐसे करके इस पूरी शीट को हम 1:1 के स्क्वायर में कट कर लेंगे। तो ये जो चीज़ थी, ये वाला जो स्क्वायर था जिसके रेफरेंस को लेके हमने इस पूरी शीट को फर्दर पार्ट्स में कट कर दिया, दिस स्मॉल स्क्वायर विल बी नोन एज टेम्पलेट। इस स्क्वायर को हम लोग क्या बोलेंगे, टेम्पलेट, कि हमने इसको बेसिस माना है, हमने किसको स्टैंडर्ड माना और इसको लेके हमने पूरा जो शीट था उसको 1:1 सेंटीमीटर स्क्वायर के बॉक्सेस में कट कर दिया। तो आपको टेम्पलेट का मतलब समझ में आया है ना, कि टेम्पलेट एक चीज़ जिसके बेसिस पर अब आगे पूरा काम होगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वॉटसन एंड क्रिक प्रपोज सेमी कंजर्वेटिव, ये तो चलो समझ में आ गया। इट सजेस्ट दैट, क्या सजेस्ट किया था उस मॉडल ने, इट सजेस्ट दैट पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड एक्ट एज टेम्पलेट। तो जो पेरेंटल डीएनए है, जो ओरिजिनल डीएनए है जिससे कॉपी होनी है, वो किसकी तरह बिहेव करता है, वो बिहेव करता है लाइक अ टेम्पलेट। पेरेंटल डीएनए ये दिखाएगा, ये बताएगा कि कैसे आगे डीएनए बनना है, किसके जैसा डीएनए बनना है। तो पेरेंटल डीएनए यहाँ पे किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इट इज बिहेविंग एज अ टेम्पलेट। पेरेंटल डीएनए किसे बोल रहे हैं, जो डीएनए कॉपी होने जा रहा है,
जो डीएनए रेप्लिकेट होने जा रहा है, इट इज नोन एज पेरेंटल डीएनए। तो पेरेंटल डीएनए किसकी तरह बिहेव कर रहा है? इट इज बिहेविंग एज अ टेम्पलेट फॉर, अभी किसके लिए टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है? तो ये काम कर रहा है टेम्पलेट की तरह फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स, नए डीएनए स्ट्रैंड्स की फॉर्मेशन के लिए ये जो है हमारा पेरेंटल डीएनए वो टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है। ये वाला डायग्राम देखो, या तो ये वाला पॉइंट पहले देख लो। आफ्टर रेप्लिकेशन, अब जब रेप्लिकेशन की प्रोसेस हो जाएगी, ईच डीएनए मॉलिक्यूल विल हैव वन पेरेंटल एंड वन न्यू स्ट्रैंड। अब ये बात को सिर्फ डायग्राम ही बहुत अच्छे से समझा सकता है कि सेमी कंजर्वेटिव मेथड क्या होता है। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब वो आधा कंजर्वेशन। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या हुआ? सेमी मतलब होता है आधा और कंजर्वेशन मतलब बच जाना। आधा डीएनए बच गया। अब ये आधा डीएनए बचने का क्या मतलब है? देखो ये वाला जो आप डायग्राम देख रहे हो, अब इसमें यहाँ मत देखो, सिर्फ पर्पल वाला पार्ट देखो, ब्लू वाला पार्ट। तो दिस इज द पेरेंटल डीएनए। ये जो है ये क्या है? पेरेंटल डीएनए। डबल हेलिक्स होता है ना डीएनए, एक हेलिक्स है और ये वाला दूसरा है, दूसरा डीएनए का स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। अब जब रेप्लिकेशन की प्रोसेस होगी तो उसमें क्या होगा? रेप्लिकेशन की प्रोसेस में ये जो स्ट्रैंड है, जो ये ओरिजिनल पेरेंटल डीएनए के स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड इस साइड चला गया, देख पा रहे हो आप, और एक स्ट्रैंड इस साइड चला गया। और अब ये जो स्ट्रैंड सेपरेट हुए, these separated single strand will behave as template strand। और अब क्या होगा? ये एक स्ट्रैंड ऑलरेडी मिल गया है। किससे मिल गया हमें? एक स्ट्रैंड पेरेंट से मिल गया। यहाँ पे भी एक स्ट्रैंड हमें किससे मिल गया? पेरेंट से मिल गया। अब क्या होगा? सिर्फ एक नया स्ट्रैंड दोनों पे बन जाएगा। इस पर एक न्यू स्ट्रैंड फॉर्म हो गया और इस पर भी एक न्यू स्ट्रैंड फॉर्म हो गया। तो क्या डीएनए कॉपी हो गया कि नहीं हुआ? एक डीएनए से दो डीएनए की कॉपीज बन गई कि नहीं? और ये जो न्यू कॉपी बनी है, इसमें से एक स्ट्रैंड किसका है? पुराना वाला पेरेंट वाला स्ट्रैंड है। इसमें भी एक स्ट्रैंड कौन सा है? पुराना पेरेंट वाला स्ट्रैंड है। और एक एक स्ट्रैंड और नए फॉर्म हुए हैं। समझ में आ गई बात? तो इसीलिए इस मेथड को बोला जाता है सेमी कंजर्वेटिव मेथड। क्यों सेमी कंजर्वेटिव? क्योंकि दोनों स्ट्रैंड्स जो रहते हैं पेरेंटल डीएनए के, और उससे जब ये न्यू डीएनए बन रहा है तो नए वाले डीएनए में एक स्ट्रैंड जो होता है वो पुराने वाले पेरेंटल डीएनए का ही है और एक स्ट्रैंड नया बन रहा है। तो दैट इज व्हाई द प्रोसेस इज नोन एज सेमी कंजर्वेटिव, कि न्यूली फॉर्म डीएनए जो है, जो नया डीएनए बना है, वो पूरा नया नहीं है, रादर वो सेमी कंजर्वेटिव है क्योंकि उसमें एक स्ट्रैंड जो है वो पेरेंट वाले डीएनए से लिया गया है। दिस इज नोन एज सेमी कंजर्वेटिव मेथड। फिर से वाली लाइन रीड करो। आफ्टर रेप्लिकेशन ईच डीएनए मॉलिक्यूल वुड हैव वन पेरेंटल एंड वन न्यू स्ट्रैंड। तो एक उसमें होता है पेरेंटल और एक होता है उसमें न्यू वाला स्ट्रैंड। डायग्राम फिर से अच्छे से देख लो। जो पर्पल कलर वाला है दैट इज द पेरेंटल और जो रेड कलर से फॉर्म हुआ दैट इज द न्यू स्ट्रैंड। ये कंसेप्ट किसने दिया था? ये दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने। तो सबसे पहली बात, डीएनए रेप्लिकेशन का जो मेथड होता है वो कैसा होता है? सेमी कंजर्वेटिव होता है। मतलब एक स्ट्रैंड उसमें जो रहता है वो पेरेंटल रहता है और एक स्ट्रैंड जो होता है वो नया बनता है न्यूली फॉर्म डीएनए में। अब जब ये उन्होंने बोला कि सेमी कंजर्वेटिव होता है, तो अब उसके बाद में एक साइंटिस्ट आए, एक्चुअली दो साइंटिस्ट आए जिनका नाम है मैथ्यू मिचेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाल, जिन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया ऑफ सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। तो वॉटसन एंड क्रिक ने जैसे बोल दिया था कि ऐसा होगा, लेकिन एक्सपेरिमेंटली उसको प्रूफ किसने किया? मिचेल्सन एंड स्टाल ने। किसने प्रूफ किया? मिचेल्सन एंड स्टाल ने उसको प्रूफ करा कि यस, कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है, मेथड है, कि वो सेमी कंजर्वेटिव है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि क्या है मिचेल्सन एंड स्टाल का एक्सपेरिमेंट। तो मिचेल्सन एंड स्टाल के एक्सपेरिमेंट में स्टार्टिंग कुछ ऐसे हुई कि दे प्रिपेयर 2 कल्चर मीडिया ऑफ ई कोलाई। उन्होंने ई कोलाई को 2 डिफरेंट मेथड्स में प्रिपेयर किया। वन प्रिपरेशन कंटेन NH4Cl salt. N15 is a heavy isotope of N, so N15 was incorporated into both strands of bacterial DNA and the DNA become heavier. अब इन्होंने क्या करा? इन्होंने अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट में ई कोलाई को ग्रो करवाया। किसमें ग्रो करवाया इन्होंने उसको? अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट में। लेकिन नॉर्मल अगर आप जो पढ़ते हो ना नाइट्रोजन, जिसमें आप अमोनिया या फिर आप किसी में भी नाइट्रोजन स्टडी करते हो, वो नाइट्रोजन होता है N14। कौन सा होता है वो नाइट्रोजन? N14। वो नाइट्रोजन होता है जो कि नॉर्मल है, जो कि उसका आइसोटोप जो है, आइसोटोप्स पता होगा ना आपको क्या होते हैं?
तो N14 जो होता है वो नॉर्मल एग्जिस्ट करता है, वो है N14। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने N14 को यूज़ नहीं करा, उन्होंने कौन सा यूज़ किया है, N15। तो N15 रेडियो नहीं है, रेडियोटोपिक नहीं है, बल्कि वो कैसा है, वो हैवी आइसोटोप है। कैसा है, हैवी है। N14 और N15 में अगर हम कंपेयर करें तो N15 का जो वेट होता है वो ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर इन्होंने जब ई कोलाई को ग्रो करवाया तो वो किस मीडियम में करवाया, अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट वाले इसमें मीडियम में ग्रो करवाया, लेकिन जो उसमें नाइट्रोजन था वो N14 नहीं था, बल्कि कौन सा था, N15 था। N15 को लेके उन्होंने ग्रो करवाया किसको, ई कोलाई को। अब क्या होगा जब ई कोलाई N15 में ग्रो करे तो क्या होगा, सोचो सोचो, नाइट्रोजनस बेसेस क्लिक हुआ, तो जो डीएनए होता है उसमें नाइट्रोजनस बेसेस रहते हैं। तो मतलब कि N15 में ग्रो करवाने का रिजल्ट ये हुआ कि सारे ई कोलाई के अंदर क्या रहनी चाहिए थी, जो नॉर्मल सिचुएशन में N14 था, वो N14 ना रह के उनको N15 में ग्रो कराने की वजह से उनका डीएनए में अब कौन सी नाइट्रोजन आ गई है, उनके डीएनए में नाइट्रोजन आ गया है N15 वाला। कौन सा आ गया है, N15 वाला। अभी तक की पूरी प्रोसेस समझ में आई? तो बहुत इजी स्टोरी है। ई कोलाई को ग्रो करवाया है, एक ऐसे मीडियम में ग्रो कराया है अमोनियम क्लोराइड में जिसमें N15 है, हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। नॉर्मली जो N14 है वो नहीं है, जिसके कारण क्या हुआ कि ई कोलाई के डीएनए में कौन से नाइट्रोजन आ गया, ई कोलाई के डीएनए में आ गया है N15। So N15 was incorporated into both strands of bacterial DNA and DNA become heavier। अब पूरा जो DNA था ई कोलाई का उसमें क्या आ गई, N15 आ गई, और ई कोलाई का DNA अब हैवी हो गया है। क्या हो गया है, हैवी। अब आगे क्या किया, other preparation contain N14 salt, so N14 was incorporated in both the strands of DNA and become lighter। दूसरा जो मीडियम था उसमें ग्रो कराया N14 वाले में, तो N14 तो कैसा रहता है, लाइटर रहता है, तो इसीलिए वो हो गए लाइट। वो कैसे हो गए, लाइट हो गए। These two type of DNA can be separated by centrifugation in cesium chloride density gradient। तो अब आपको अगर N14 और N15 में डिफ्रेंशिएट करना है तो आप कैसे करोगे, आप कुछ नहीं लोगे, आप सीजियम क्लोराइड लोगे और उसमें सेंट्रीफ्यूग करा दोगे। सेंट्रीफ्यूग पता है ना, फास्ट रोटेशन वाले मूवमेंट्स आप करा दोगे। तो बताओ क्या होगा, अगर आपने टेस्ट ट्यूब में लिया सीजियम क्लोराइड और उसको सेंट्रीफ्यूज कराया तो क्या होगा, टेस्ट ट्यूब में जो नीचे साइड इकट्ठा होगा, नीचे साइड जो इकट्ठा होगा वो कौन रहेगा, वो होगा N15, और जो ऊपर साइड इकट्ठा होगा वो होगा N14। ये होगा N14 और ये होगा N15। N15 नीचे क्यों है बताओ, क्योंकि N15 हैवी है। N15 कैसा है, हैवी, इसलिए वो नीचे है, और जो N14 है वो कैसा है, वो ऊपर है, क्योंकि वो लाइट है। तो जब सेंट्रीफ्यूगेशन किस में कराते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन कराया जाता है सीजियम क्लोराइड में। तो ये बैक्टीरियल प्रिपरेशन है N15 वाली और ये बैक्टीरियल प्रिपरेशन है N14 वाली। और जब इसकी डेंसिटी कंपेयर करी तो 15 वाला नीचे आया और N14 वाला ऊपर आया, जिससे अल्टीमेटली समझ में आ गया कि N15 इज हैवियर आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। तो यहाँ तक की कहानी तो हो गई सबको क्लियर। अभी एक्सपेरिमेंट खत्म नहीं हुआ है, अब आगे क्या किया गया, दे टुक ई कोलाई फ्रॉम N15 मीडियम एंड ट्रांसफर टू N14 मीडियम। अब उन्होंने क्या करा, जो N15 में ग्रो कराए थे ई कोलाई, वहाँ से कुछ ई कोलाई निकाले और उनको ट्रांसफ़र कर दिया N14 वाले मीडियम में। तो क्या करा उन्होंने, ट्रांसफ़र किया। अब क्या होगा, आफ्टर 1 जनरेशन, दैट इज आफ्टर 20 मिनट्स, they isolated and centrifuged the DNA. The density was intermediate hybrid between N15 DNA and N14 DNA। अब देखो क्या हुआ, अब ये हुआ कि उन्होंने N15 वाला, यहाँ पे देखो मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, रेड का मतलब है N15, ये तो दोनों का कैसे वाले स्ट्रैंड है N15, और ये भी कैसा है N15। N15 वाला है ई कोलाई का जेनेटिक मटेरियल। इसको उन्होंने क्या कराया 20 मिनट के बाद। 20 मिनट क्यों, क्योंकि ई कोलाई 20 मिनट्स में ही डिवाइड करता है। और उन्होंने मीडियम क्या लिया है, मीडियम उन्होंने लिया है N14। क्या लिया है, N14। तो जब 20 मिनट के बाद स्टडी करी गई नए ई कोलाई बैक्टीरिया की, तो देखो नए ई कोलाई बैक्टीरिया कैसे थे। जादू, एक इसमें था N14, एक इसमें था N14, और एक इसमें था N15, और एक इसमें था N15। मतलब कि जो दो नए ई कोलाई बने 20 मिनट के बाद, उसमें ना तो दोनों स्ट्रैंड N14 वाले थे, ना तो उसमें दोनों स्ट्रैंड N15 वाले थे।
रादर उसमें क्या हुआ, एक स्ट्रैंड है N15 का और एक स्ट्रैंड है N14 का। तो इस टाइप के कॉम्पोजिशन को क्या बोला गया, हाइब्रिड। क्या बोला गया, हाइब्रिड, कि ना तो उसमें कंप्लीटली N15 है ना तो उसमें कंप्लीटली N14 है। तो हमने जब उसकी एक जनरेशन प्रोड्यूस कराई तो हमको क्या मिल रहा है, हमको हाइब्रिड टाइप का जेनेटिक मटेरियल मिल रहा है। N15 को किस मीडियम में, N14 वाले मीडियम में जब हमने ग्रो कराया तब हमको अल्टीमेटली वो रिजल्ट मिला। अब क्या हुआ, आगे देखते हैं। दिस शोज दैट न्यूली फॉर्म डीएनए वन स्ट्रैंड इज ओल्ड। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि जब भी डीएनए कॉपी होता है तो उसमें क्या होता है, एक स्ट्रैंड जो होता है, एक धागा जो होता है वो पुराना वाला होता है। तो इसमें आप देख पा रहे हो N15 वाला है, एंड द वन स्ट्रैंड इज न्यूली फॉर्म, और एक जो होता है वो नया बनता है, दैट इज वाइट वाला एंड N14 टाइप का। ओके, तो एक स्ट्रैंड होता है पुराना और एक स्ट्रैंड नया बनता है। दिस कन्फर्म्स द सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, और यही एक्सपेरिमेंट ने कंफर्म कर दिया कि ओके, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन का जो कंसेप्ट है इट इज़ ट्रू। उन्होंने एक्सपेरिमेंटली उसको प्रूव किया। ये जो डायग्राम है ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसको देख लो ध्यान से। आप N15 डीएनए देख पा रहे हो, ये जो है ये N15 वाला है। 20 मिनट के बाद जब उसे N14 में डाल के ग्रो किया तो यहाँ पे क्या हुआ, आपको हाइब्रिड मिल रहा है, एक ब्लू और एक ग्रीन और एक रेड स्ट्रैंड मिल रहे हैं। अब उसके बाद में फिर से एक और जनरेशन प्रोड्यूस कराई तो ये 4 थ्रेड्स अलग हो जाएंगे, चारों अलग अलग हो गए। मीडियम कैसा है, N14, तो N14 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 चारों में मिल जाएगा। तो अगेन यहाँ पे 2 हाइब्रिड मिलेंगे और 2 हमें कैसे मिलेंगे, 2 हमको मिलेंगे N14 टाइप के। और अलग अलग टाइम पे इनको टेस्ट ट्यूब में सेंट्रीफ्यूग कराए। तो देखो जब ये वाले को सेंट्रीफ्यूगेशन कराएंगे तो N15 दोनों इस जगह पे मिल रहे हैं टेस्ट ट्यूब में। जब इनको कराएंगे तो थोड़ा हमें बीच में मिल रही है डेंसिटी, क्योंकि हाइब्रिड है, ना N15 है ना N14 है। और जब हमने यहाँ कराया तो हमको कहाँ कहाँ मिलेगी डेंसिटी, हमें एक तो आगे मिलेगी N14 वाली और एक बीच में मिलेगी हाइब्रिड वाली N14 एंड N15 वाली। तो आपको सेंट्रीफ्यूगेशन करने पे क्या रिजल्ट मिलेगा वो भी आपको समझ में आना चाहिए। अगर दोनों स्ट्रैंड N15 है तो टेस्ट ट्यूब में सबसे नीचे, अगर हाइब्रिड है एक 14 और एक 15 है तो बीच में, और दोनों का लाइट है N14 N15 है तो टेस्ट ट्यूब में सबसे ऊपर हमको वो कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिल जाएगी। तो दिस एक्सपेरिमेंट ऑफ मिचेल्सन एंड स्टाल प्रूव सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो अभी तक आपको समझ में आ गया है कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, मतलब क्या होता है ये समझ में आ गया है। और दूसरा उसकी एक प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई है जो कि क्या है, सेमी कंजर्वेटिव नेचर। ऐसा ही कुछ एक एक्सपेरिमेंट किया था टेलर एंड हिज कलीग्स परफॉर्म सिमिलर एक्सपेरिमेंट ऑन विशिया फेबा वीन्स यूजिंग रेडियोएक्टिव थायमीन टू डिटेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए इन द क्रोमोसोम। तो देखो एक एक्सपेरिमेंट तो मिचेल्सन एंड स्टाल ने किया, दूसरा एक्सपेरिमेंट किया था टेलर एंड के कलीग्स ने, किस पे किया था, फैबा बीन्स पे किया था। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने N14-15 यूज़ ना करके उन्होंने यूज़ करा था रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। क्या यूज़ किया था, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। अब जो डीएनए होता है उसमें थाइमिडीन तो होता ही है, तो एक स्ट्रैंड हो जाएगा, जो ओरिजिनल जिसमें यूज़ करा वो दोनों स्ट्रैंड रेडियो एक्टिव हो गए। लेकिन जब डीएनए रेप्लिकेट हुआ तो उसके बाद सिर्फ एक एक स्ट्रैंड में ही रेडियो एक्टिविटी देखने को मिली। तो से ये पता चला कि हाँ, एक ये जो स्ट्रैंड जिसमें रेडियो एक्टिविटी है ये पुराना वाला है और एक और स्ट्रैंड जो है वो नया बना है। तो शोइंग सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इट प्रूव दैट डीएनए इन क्रोमोसोम आल्सो रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली। जिससे क्या प्रूफ हुआ कि जो क्रोमोसोम में भी जो डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिवली ही रेप्लिकेट होता है। तो सेमी कंजर्वेटिव ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम देखते हैं कि कैसे द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन होती है। अभी तक जो हमने पढ़ा हमने वो सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स देखे टू अंडरस्टैंड द सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, और वो आपको क्लियर हो गया है। लेकिन अब हमें फाइनली ये देखना है कि किस तरीके से, किस मैकेनिज्म से डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट्स एट अ पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन। अब देखो इतना लंबा डीएनए है, 2.2 मीटर जिसकी लेंथ है एक सेल के अंदर। आपने वो देख लिया है कैसे कैलकुलेट करते हैं। इतने लंबे डीएनए का रेप्लिकेशन, उसकी फोटोकॉपिंग, जेरोक्स एक बार में नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्या दिक्कत है? एक बार में इतने सारे डीएनए की कॉपी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए जो रेप्लिकेशन है वो पार्ट्स में होता है, कि जैसे मान लो इतना लंबा डीएनए है तो पहले हमने इतने पार्ट को रेप्लिकेट कर दिया, फिर हमने रिमेनिंग इतने पार्ट को रेप्लिकेट किया, फिर इतने पार्ट को किया, फिर फर्दर आगे करते गए।
तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए बहुत ज़्यादा माइंड में कि जो डीएनए रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है वो पार्ट्स में होती है ना, और वो पार्ट्स में होती है, वो एक साथ नहीं होती। एक साथ क्यों नहीं होती? वो इसलिए नहीं होती क्योंकि एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा और इतनी एनर्जी लॉस करना बॉडी अफोर्ड नहीं कर सकती। तो वो जो पॉइंट होता है, अब ठीक है हमें समझ में आ गया पार्ट्स में हो रहा है, अब कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट होगा ना जहाँ से रेप्लिकेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जब पॉइंट एट विच, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं उसे? ओरिजिन। तो ओरिजिन आपको वैसे भी समझ आता है, क्या होता है ओरिजिन? कोई भी चीज़ जहाँ से वो इनिशिएट हुई है, स्टार्ट हुई है, वो पॉइंट कहलाने लगता है ओरिजिन। तो रेप्लिकेशन की प्रोसेस जहाँ से ओरिजिनेट हुई है, दैट इज ऑल्सो नोन एज ओरिजिन एंड और द ORI। तो ORI साइट कहाँ पे होगी बताओ मुझे? ORI साइट प्रेजेंट होगी हमारे डीएनए के ऊपर। अब आगे क्या होगा? अ यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन विद वन ओरिजिन इज कॉल्ड रेप्लिकॉन। तो पूरी एक जो यूनिट होती है रेप्लिकेशन की, अगर उसमें एक ही ओरिजिन है तो इट इज नोन एज रेप्लिकॉन। और जनरली ओरिजिन एक ही होता है, नहीं तो रेप्लिकेशन की प्रोसेस जो है वो पूरी गड़बड़ हो जाएगी, खराब हो जाएगी अगर मल्टीपल ORI हुए तो इसलिए ओरिजिन जो होता है, साइट ऑफ ओरिजिन, वो जनरली वन होता है। During replication, two strands unwind and separate by breaking hydrogen bonds in the presence of an enzyme helicase। कौन सा एंजाइम? हेलिकेज। अब आपको ध्यान रखो रेप्लिकेशन में क्या होने वाला है, कुछ एंजाइम्स हैं जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट एंजाइम है वो कौन सा आया सीन में? सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट एंजाइम है वो आया हेलिकेज। अब ये एंजाइम क्या कर रहा है? देखो, सपोज दिस इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यहाँ पे हमें पता चला कि ये वाला पॉइंट जो है यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होना है। अब रेप्लिकेशन जब तक नहीं हो पाएगा, जब तक जो डीएनए के दो स्ट्रैंड ऐसे आपस में इंटरवाइंड है, ऐसे करके हेलिक्स के फॉर्म में है, जब तक ये दूर दूर ना हो, जब तक ये दोनों स्ट्रैंड अलग नहीं होते, तब तक प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगी। इन दोनों स्ट्रैंड्स को अलग होना पड़ेगा प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन होने के लिए। अब आप बोलोगे मैम अगर ये दोनों वाइंड रहते तो क्या कुछ दिक्कत थी? दिक्कत कुछ नहीं थी, फिर सेमी कंजर्वेटिव नेचर कैसे हो पाता? एक स्ट्रैंड पुराना चाहिए, एक स्ट्रैंड नया चाहिए, तो ये कैसे होता? इसके लिए ये जो बीच के बॉन्ड्स हैं, ये जो बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं बिटवीन नाइट्रोजनस बेसिस, उनको ब्रेक करता है एंजाइम हमारा हेलिकेज, और क्या करवाता है? फॉर्मेशन कराता है किसकी? रेप्लिकेशन फोर्क की। किसकी फॉर्मेशन कराता है? रेप्लिकेशन फोर्क। ओके तो हो क्या रहा है? सबसे पहले एंजाइम आएगा हेलिकेज। हेलिकेज क्या करेगा? हेलिकेज अनवाइंडिंग का काम करता है। ये जो दोनों स्ट्रैंड्स ऐसे करके वाइंड है हेलिकल फैशन में, उनको बॉन्ड्स को तोड़ेगा और उसको अनवाइंड करेगा। अब अनवाइंड हो गया, उसके बाद में क्या होगा? अनवाइंड होने के बाद अनवाइंडिंग ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल एट अ पॉइंट फॉर्म्स वाई शेपेड स्ट्रक्चर। तो सपोज ये वाला पॉइंट था और मैंने यहाँ से सारे बॉन्ड्स तोड़ दिए, यहाँ से मैंने सारे बॉन्ड्स तोड़ दिए, वहाँ पे ORI था, यहाँ के सारे बॉन्ड्स मैंने तोड़ दिए। तो जब मैंने यहाँ के सारे बॉन्ड्स तोड़ दिए तो आपको रिजल्टेंट स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? रिजल्टेंट स्ट्रक्चर जो आपको दिखेगा, तो मैं अगर यहाँ ड्रॉ करूँ तो कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा। ये जो है ना, ये पूरा खुल जाएगा, ये वाला जो सेगमेंट है वो ये है, और ये जो है यहाँ के बॉन्ड्स पूरे तोड़ दिए तो यहाँ पूरा खुल गया। तो जो वाई शेपेड स्ट्रक्चर फॉर्म होता है आफ्टर द एक्शन ऑफ द एंजाइम हेलिकेज, उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन फोर्क। तो रेप्लिकेशन की प्रोसेस में अभी आप क्या क्या सीख लिया? सबसे पहले क्या होता है? एक साइट होती है डीएनए पे जिसको हम लोग बोलते हैं ORI, ओरिजिन, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। अब सेकेंड पार्ट में क्या होता है? सेकेंड नंबर पे होता है कि एंजाइम होता है हेलिकेज, जो आके एक्ट करता है। आके किस पे एक्ट करता है? इस डबल हेलिक्स पे एक्ट करता है और हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक कर देता है। किसके पीछे? हाइड्रोजन बॉन्ड्स, नाइट्रोजनस बेसिस के बीच के हाइड्रोजनस बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। और जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं बाय द एक्शन ऑफ द एंजाइम हेलिकेज, तो एक वाई शेपेड स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। क्या बोलते हैं हम उसको? रेप्लिकेशन फोर्क। तो अभी तक की कहानी इतनी है। ORI हो गई, हेलिकेज का काम हो गया और रेप्लिकेशन फोर्क बन गया। अब आगे क्या होगा? ठीक है, आप बोलोगे मैम ओके यहाँ तक तो बहुत ईजी था, सब कुछ ईजी है, सब समझ में आ रहा है, आगे भी ऐसे ही समझ आएगा क्योंकि सच में ईजी है। अब आगे ये होगा, जो रेप्लिकेशन फोर्क बना है, दे आर द सेपरेटेड स्ट्रैंड्स एक्ट एज टेम्पलेट्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड्स। अब देखो, टेम्पलेट मैंने आपको एक बार बताया था ना एक वीडियो में, क्या होता है? सपोज आपके पास एक इतनी बड़ी शीट है और आपको इसमें 1 × 1 सेंटीमीटर के बॉक्सेस कट करना है इस पूरी शीट से।
1 × 1 सेंटीमीटर के आपको सेंटीमीटर स्क्वायर के आपको बॉक्सेस कट करना है। तो आप क्या करोगे, आप किसी सेपरेट बोर्ड पे, कार्डबोर्ड पे ऐसा 1 × 1 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर कट कर लोगे, फिर आप इसको उठा के यहाँ पे रखोगे और 1 का काट लोगे, फिर यहाँ रखोगे, फिर एक और, फिर यहाँ रखोगे, फिर कट कर लोगे। तो दिस स्मॉल बॉक्स जिसके अकॉर्डिंग आप बाकी चीजों को कट कर रहे हो, तो ये स्मॉल बॉक्स क्या कहलाएगा, दिस विल बी नोन एज टेम्पलेट। इसको हम क्या बोलेंगे, टेम्पलेट, कि जिसके बेसिस पर अब आगे सारा काम होगा। तो वैसे ही ये जो दो स्ट्रैंड्स ऐसे करके सेपरेट हुए हैं और रेप्लिकेशन फोर्क बन गया है, अब ये दोनों स्ट्रैंड्स किसकी तरह बिहेव करेंगे, दे विल नाउ बिहेव एज टेम्पलेट स्ट्रैंड्स। फॉर किसकी तरह, टेम्पलेट, किसके लिए टेम्पलेट की तरह बिहेव कर रहे हैं, वो टेम्पलेट की तरह बिहेव कर रहे हैं फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड। अब जो नया स्ट्रैंड बनेगा, ये हो गए दो, अब एक नया स्ट्रैंड यहाँ बनेगा, एक नया स्ट्रैंड यहाँ बनेगा, तो बस हो जाएगा सेमी कंजर्वेटिव नेचर और डीएनए हो जाएगा रेप्लिकेट। ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे अब देखते हैं डीएनए रेप्लिकेट्स इन 5' to 3' डायरेक्शन। अब आपको ये बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो पहली बात बिल्कुल बिना भूलने वाली बात, कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो हमेशा किस डायरेक्शन में होता है, इट अकर्स इन 5' to 3' डायरेक्शन। अब 5' क्या है, 3' क्या है, इस सब के लिए बेसिक्स वाली फर्स्ट वीडियो देख लेना, नहीं तो रेप्लिकेशन कुछ समझ नहीं आएगा, है ना। तो 5' एंड क्या होता है, 3' एंड क्या होता है, वो सब आपको अच्छे से समझा दिया है मैंने, कि एक स्ट्रैंड पे क्या होता है, 5th वाला कार्बन फ्री है, फॉस्फेट ग्रुप फ्री होता है, तो 5' एंड हो जाता है। दूसरे वाले एंड पे क्या होता है, 3rd वाला कार्बन फ्री होता है, उस पर OH ग्रुप जो होता है वो फ्री होता है, वहाँ वो रह जाता है अनबॉन्डेड, तो वो हो जाता है फ्री, तो इसीलिए वो हो जाती है उसकी पोलैरिटी। तो हमेशा जो हमारा रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो किस डायरेक्शन में होता है, इट ऑलवेज अकर इन 5' to 3' डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में होता है रेप्लिकेशन, हमेशा 5' to 3'। और कौन है जो ये करवा रहा है, तो द एंजाइम, अगेन अ एंजाइम नोन एज डीएनए डिपेंडेंट डीएलए पॉलीमरेज। क्या नाम है इस एंजाइम का जो ये करवा रहा है, उसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है जो मेन काम करता है इन द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, और इस एंजाइम के नखरे हैं। अब जब भाई इंपॉर्टेंट हो आप, तो आपके तो नखरे भी रहेंगे ना। 4 एंजाइम यहाँ पे काम करने वाले हैं, उसमें से एक अभी आपने डिस्कस कर लिया, हेलिकेस, जो बेचारा आया अपने हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ के चला गया, उसने इतने कुछ नाटक नौटंकी नहीं करे। अब ये थोड़े से स्पेशल है, इंपॉर्टेंट काम करने वाले हैं, तो इनके नखरे तो रहेंगे। तो इनका पहला नखरा ये है, क्या है इनका पहला नखरा, इनका पहला नखरा ये है कि मैं सिर्फ और सिर्फ काम करूंगा 5' 3' डायरेक्शन में, मेरे को सिर्फ उसी डायरेक्शन में काम करना है, मेरे को नहीं करना उसके अलावा कहीं काम। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, उसकी कंडीशन है कि इट ऑलवेज डू वर्क इन 5' to 3' डायरेक्शन। दैट इज वाई प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन जो होती है वो हमेशा कैसे होती है, वो भी हमेशा होती है इन 5' to 3' डायरेक्शन। ओके, आगे देखो, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स, जैसे कि DATP, DGTP, DCTP एंड DTTP, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स। अब ये क्या कर रहे हैं, ये जो है ये चीज़ें एनर्जी प्रोवाइड कर रही हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। अब इतनी बड़ी प्रोसेस हो रही है रेप्लिकेशन की, तो एनर्जी कंजम्पशन तो होगा ना, एनर्जी तो लगेगी ही ना। तो ये वो चीज़ें हैं जो एनर्जी प्रोवाइड कर रही हैं फॉर पॉलीमराइजेशन और फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए। तो ये सबस्ट्रेट की तरह काम करते हैं और दूसरा ये प्रोवाइड करते हैं एनर्जी। तो क्वेश्चन आता है कि बताइए कि जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स होते हैं, जैसे कि DATP, DGTP, DCTP, ये क्या करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, क्या रोल होता है। तो इसको एक मिसलेनियस पॉइंट बना के याद रख लेना कि DATP, DCTP ये जो है 2 काम करते हैं। पहला, दे एक्ट एज सबस्ट्रेट, किसकी तरह बिहेव करते हैं, सबस्ट्रेट की तरह बिहेव करते हैं। एंड सेकेंडली, दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन के प्रोसेस में जो भी एनर्जी कंजम्पशन होने वाला है उसके लिए एनर्जी ये लोग प्रोवाइड करेंगे। तो 2 काम हो गए, पहला एज सबस्ट्रेट एंड दूसरा इन प्रोवाइडिंग एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो यहाँ तक की कहानी आपको बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब ये कैसे ग्रो करता है, ये फोर्क कैसे है, क्या है, अब मैं आपको आगे सब कुछ एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, तो अब चलो देखते हैं कि कैसे असली में द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होती है। सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ एंजाइम्स के नेम मेंशन कर रही हूँ, उनको देख लो जो इस प्रोसेस में काम करने वाले हैं। मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रही हूँ रेप्लिकेशन, कुछ बातें जो आपको ऑलरेडी पता है और अब उसके आगे कैसे चीजें होने वाली हैं वो हम देखेंगे। तो एंजाइम्स में सबसे पहला जो आपको याद रखना है वो आपको याद रखना है हेलिकेस।
सेकेंड आपको याद रखना है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। थर्ड आपको जो एंजाइम याद रखना है वो आपको याद रखना है प्राइमेज, और फोर्थ आपको याद रखना है डीएनए लाइगेज। इतने ये 4 एंजाइम्स हैं जो आपको याद रखना है दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। सबसे पहला कौन सा हो गया, हेलिकेज, दूसरा हो गया डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, तीसरा एंजाइम हो गया प्राइमेज, और चौथा हो गया डीएनए लाइगेज। इसमें से जो ये सेकंड वाला एंजाइम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, इसके थोड़े से नखरे हैं। अब वो क्या नखरे हैं अभी हम समझ लेंगे। तो देखो आपको कहानी कहाँ तक पता है, आपको कहानी इतनी पता है कि सबसे पहले यहाँ पे हमारा डीएनए होता है, ये डीएनए है, और डीएनए में क्या होता है, डीएनए में यहाँ बीच में नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, ठीक है, बीच में प्रोजेक्टेड रहते हैं, बैकबोन शुगर और फॉस्फेट बनाता है, ये सब आपको पता है, ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस प्रोजेक्ट रहता है, ये एक डीएनए का स्ट्रक्चर है। अब सपोज ये वो पॉइंट है जहाँ पे जो हो गई ORI कौन सा पॉइंट होता है, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। तो जब यहाँ पे ORI मिल गई तो अब यहाँ पे कौन सा एंजाइम काम करेगा, तो नंबर 1 ORI मिल गई। अब सेकेंडली यहाँ पे एंजाइम काम करेगा जिसका नाम है हेलिकेज। सेकेंडली यहाँ पे कौन काम करेगा, हेलिकेज। और हेलिकेज क्या करेगा, हेलिकेज हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ देगा और फॉर्मेशन करा देगा किसकी, रेप्लिकेशन फोर्क की। तो सपोज यहाँ से लेके पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक किसने काम करा, हेलिकेज एंजाइम ने काम किया। तो अब आगे का स्ट्रक्चर देखो कैसा हो जाएगा, आगे का स्ट्रक्चर हो जाएगा ऐसा। आगे का स्ट्रक्चर हो जाएगा ऐसा। यहाँ पे पूरा काम कर लिया है किसने, यहाँ पे काम कर दिया है हमारे हेलिकेज ने, ये हो गया ओके। और हेलिकेज एंजाइम यहाँ पे काम करता है और उसने उसको पूरा खोल दिया, बाकी पुराना वाला स्ट्रक्चर ये है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो रहा है। तो अगर मैं इसको नाम रखूं तो मैं इसको बोल दे रही हूँ 3 तो ये वाला एंड क्या हो जाएगा 5 और ये वाला एंड फिर हो जाएगा हमारा 5 और ये वाला एंड हो जाएगा 3 तो हमने अभी कहाँ तक कहानी देख ली, कहानी अभी हमने यहाँ तक देख ली है कि रेप्लिकेशन फोर्क जो है वो बन गया है। क्या बन चुका है, रेप्लिकेशन फोर्क बन के हमारे सामने रेडी है। यहाँ पे भी बनाई देती हूँ ना नाइट्रोजनस बेसिस, यहाँ पे भी कुछ ऐसा रहेगा। और ये जो यहाँ पे रेड कलर का मैंने ड्रॉ किया हुआ है, इसको मैं ऐसे या वाइट इसको ड्रॉ कर देती हूँ। ये वाइट इज नथिंग बट द एंजाइम हेलिकेज। ये वाइट कलर का जो एंजाइम है वो क्या है, दिस इज द एंजाइम हेलिकेज। ये एंजाइम है हेलिकेज जो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ते हुए आगे बढ़ा है, यहाँ से तोड़ते हुए ऐसे आगे बढ़ा है। अब इसको मिल गई ORI। अब आगे क्या होने वाला है सुनो। अब सीन में थर्ड एंजाइम का रोल आएगा जिसका नाम है प्राइमेज। किसका, थर्ड वाले एंजाइम का रोल आया जिसका नाम है प्राइमेज। अब प्राइमेज क्या करेगा, प्राइमेज जो है वो एंड पे आके यहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे एंड पे आके ऐड हुआ 3 एंड पे। अब इसको क्यों ऐड होना पड़ा, अगेन द नखरा ऑफ द इंपॉर्टेंट एंजाइम, क्योंकि अगेन डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है उसको डिमांड है कि मैं बिना पॉलीमरेज के नहीं काम करूंगा, बिना प्राइमर के काम नहीं करूंगा, मुझे एक प्राइमर चाहिए। प्राइमर क्या होता है, प्राइमर इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। उसने क्या बोला कि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए प्राइमर, मैं बिना प्राइमर के काम नहीं करूंगा, मुझे चाहिए प्राइमर। और प्राइमर कौन प्रोवाइड करेगा, प्राइमर विल बी प्रोवाइडेड बाय द एंजाइम प्राइमेज। कौन प्रोवाइड करेगा उसे, प्राइमेज एंजाइम जो है वो प्रोवाइड करेगा। अब क्या होगा, आरएनए डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज सीन में आया। पहला उसका हो गया कि मैं सिर्फ काम करूंगा 5-3 डायरेक्शन में। क्या बोलता है ये, कौन से डायरेक्शन में काम करेगा, 5 to 3 डायरेक्शन में काम करूंगा। और दूसरा नखरा कि मुझे चाहिए प्राइमर चाहिए मुझे। अब प्राइमेज इसका पहला नखरा सॉल्व करता है, ये वाला नखरा कि आके यहाँ पे ऐड कर देगा प्राइमर। और दूसरा नखरा 5-3 डायरेक्शन में काम करूंगा, उसके कारण देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे ऐड हो गया एक प्राइमर, दिस वाइट इज द प्राइमर, आरएनए का एक प्राइमर है, प्राइमर इज ऑलवेज अ सेगमेंट ऑफ आरएनए। तो प्राइमर यहाँ पे आके ऐड हो गया। अब क्या होगा, अब ये होगा यहाँ पे काम करना स्टार्ट करेगा इस पॉइंट पे हमारा कौन, पॉलीमरेज एंजाइम। कौन काम करना स्टार्ट करेगा, ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पे काम करना स्टार्ट करेगा और यहाँ से स्टार्ट कर देगा सिंथेसिस ऑफ अ न्यू स्ट्रैंड।
यहाँ पे न्यू स्ट्रैंड की फॉर्मेशन वो कर लेगा। और ये डायरेक्शन कौन सी होगी आप खुद देख लो, ये वाला होगा 5 डैश ऑपोजिट टू 3 डैश और ये वाला हो जाएगा 3 डैश। तो उसने किस डायरेक्शन में काम करा हमारे पॉलीमरेज ने, उसने काम करा 5 डैश टू 3 डैश डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में काम करा उसने, 5 डैश टू 3 डैश डायरेक्शन में उसने काम किया। इतनी सी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, जल्दी से बोल दो, हो गई ना क्लियर, पक्का पक्का, ठीक है। तो एक स्ट्रैंड पे आपको समझ में आया कि ठीक है यहाँ पे आके प्राइमर ऐड हुआ और उसने आके आगे नया स्ट्रैंड बना लिया, कंटिन्यूस प्रोसेस हुई और एक नीचे यहाँ पे स्ट्रैंड बनता चला गया। लेकिन अब ये जो इसकी जिद थी कि मुझे 5 डैश 3 डैश डायरेक्शन में ही काम करना है, मुझे नहीं करना दूसरे किसी डायरेक्शन में काम, उसके कारण क्या हुआ, उसके कारण दूसरे वाले स्ट्रैंड पे आ गई दिक्कत। क्या दिक्कत आ गई, अगर यहाँ पे भी मैं ऐसे डीएनए प्राइमर, यहाँ पे प्राइमर जोड़ती और इसको इस तरीके से बनाती तो यहाँ तो अगेन पोलैरिटी 5 डैश 3 डैश हो जाती और ये गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता है, क्योंकि जो डीएनए के दो स्ट्रैंड्स रहते हैं वो हमेशा एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। कैसे होते हैं, एंटी पैरेलल। अगर एक की पोलैरिटी 5 डैश टू 3 डैश है तो दूसरे की पोलैरिटी 3 डैश टू 5 डैश होनी चाहिए। तो ये वाली दिक्कत आने लगी। समझ में आ रहा है आपको जिद के कारण क्या हुआ, हमारे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की जिद के कारण क्या हो गया, आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो इस कारण से क्या होता है, जो हमारा दूसरा वाला स्ट्रैंड होता है, एक स्ट्रैंड पे तो कंटिन्यूसली सिंथेसाइज हो गया न्यू डीएनए, वाइट वाला इज द न्यू डीएनए। लेकिन अब दूसरे वाले स्ट्रैंड पे क्या होगा, सुनो, दूसरे वाले स्ट्रैंड पे ये होता है, सबसे पहले यहाँ पे आके एक प्राइमर ऐड होगा। यहाँ पे एक प्राइमर ऐड हुआ तो प्राइमर यहाँ पे जहाँ पे ऐड हुआ तो पोलैरिटी हो गई 5 डैश टू 3 डैश। अब यहाँ पे इसने बना लिया एक न्यू स्ट्रैंड, 5 डैश टू 3 डैश डायरेक्शन में काम हो गया। अब वापस से क्या होगा, अब वापस से यहाँ पे एक और प्राइमर ऐड होना पड़ेगा और वापस से सिंथेसाइज होगा यहाँ पे 5 डैश टू 3 डैश। समझ में आ रहा है आपको, और फिर वापस से यहाँ पे एक प्राइमर ऐड होगा, फिर यहाँ पे सिंथेसाइज होगा 5 डैश टू 3 डैश। तो नखरे के कारण कि मुझे सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम करना है, उस कारण से जो दूसरा वाला डीएनए का स्ट्रैंड होता है उस पे जो सिंथेसिस है वो डिसकंटिन्यूअस होता है। कैसा होता है वो, डिसकंटिन्यूअस। इस वाले स्ट्रैंड पे हुआ कंटिन्यूअस सिंथेसिस और इस वाले स्ट्रैंड पे हुआ डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस। कैसा सिंथेसिस हुआ, डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस। इस बात को देखो ऐसे भी समझ सकते हो, कैसे समझ सकते हो, सपोज जहां से लेके यहाँ तक आपको बोर्ड जहां तक विजिबल है वो पूरा हमारा पुराना वाला स्ट्रैंड है, ये रेड वाला स्ट्रैंड है, जितना आपको बोर्ड विजिबल है ना उतना क्या पुराना वाला स्ट्रैंड है। सपोज मैंने इस वाले पॉइंट पे आरएनए प्राइमर जोड़ दिया तो प्राइमर ने यहाँ से लेके यहाँ तक काम कर लिया, इतना सा डीएनए बन गया, लेकिन अब वो और आगे नहीं बना सकता था। तो अब फिर से अब की बार यहाँ पे प्राइमर जोड़ा जाएगा और फिर इतना सा सेगमेंट और बनाया जाएगा। अब उतना बन गया था, अब इतना और बना, अब फिर से एक और प्राइमर ऐड होगा पीछे और फिर इतना सेगमेंट बनाएगा। तो आपको समझ में आ गया कैसे पार्ट्स में बना, जो दूसरे वाले स्टैंड पे जो नया डीएनए बन रहा है इट जस्ट मेड इन पार्ट्स, टुकड़ों में बना। तो दीज टुकड़े और दीज फ्रेगमेंट्स आर नोन एज ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। क्या बोलते हैं इन फ्रेगमेंट्स को हम लोग, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ओकाजाकी फ्रैगमेंट। और कुछ टर्म्स देख लेते हैं। जिस स्ट्रैंड पे कंटिन्यूअस हुआ है सिंथेसिस, इस वाले स्ट्रैंड को हम लोग बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलेंगे इस वाले स्ट्रैंड को हम लोग, लीडिंग स्ट्रैंड। तो लीडिंग स्ट्रैंड जो होता है उस पे कैसा सिंथेसिस होता है, उस पे सिंथेसिस होता है कॉन्टिन्यूअस। कैसा सिंथेसिस होता है, कॉन्टिन्यूअस। और ये वाला जो स्ट्रैंड है ये कौन सा स्ट्रैंड हो गया, ये हो जाएगा लैगिंग स्ट्रैंड। विच स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड। और इस पे जो सिंथेसिस है वो होता है डिसकंटिन्यूअस। और क्या बनते हैं, डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होता है। कौन से फ्रेगमेंट्स बनते हैं, और बनते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। कौन से फ्रेगमेंट्स बनते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। और अब डीएनए जो है क्या टुकड़ों में है आपका, डेफिनेटली नॉट, डीएनए टुकड़ों में नहीं है। तो अब ये जो टुकड़े हैं इनको जोड़ने के लिए वहां पे ग्लू की तरह काम करता है एक एंजाइम जिसको हम लोग बोलते हैं डीएनए लाइगेज। क्या बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं डीएनए लाइगेज। तो फाइनली ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को जोड़ने का काम कौन करेगा, जोड़ने का काम करेगा हमारा डीएनए लाइगेज।
तो अब देखो इतना सेगमेंट हो गया, पूरा क्लियर हो गया आपको। हेलिकेज ने बॉन्ड तोड़े, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज ने यहाँ पे सिंथेसिस किया, प्राइमर ने यहाँ पे जब तक जुड़ा नहीं तो हमारा जो पॉलीमरेज है वो काम नहीं कर पाया, और लास्टली जो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स थे उनको जोड़ने का काम करा हमारे एंजाइम डीएनए लाइगेज ने। तो ये हो गई पूरी प्रोसेस ऑफ द रेप्लिकेशन। अब ये प्रोसीड कैसे करता है, ये देखो, ये हेलिकेज एंजाइम यहाँ पे आगे बॉन्ड तोड़ते हुए चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, और रेप्लिकेशन फोर्क बड़ा होता जाएगा, और यहाँ पे जो है सिंथेसिस होता जाएगा ऑफ द न्यू डीएनए। तो एक रेड वाले पुराने डीएनए से ये 2 नए डीएनए बन जाएंगे, जिसमें से एक स्ट्रैंड होगा पुराना वाला और एक बना नया स्ट्रैंड। तो दिस इज नोन एज सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इज दैट क्लियर? चारों एंजाइम्स का रोल समझ में आ गया, कौन सा लैगिंग, लीडिंग, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स क्या होता है, ये सब आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने उसको ऐसे अलग से ड्रॉ करके आपको समझाया ताकि फॉर जस्ट बेटर अंडरस्टैंडिंग। क्लियर हो गया? चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, जो भी करना है कर लो फटाफट से। अब हम थोड़ा सा टेक्स्ट देख लेते हैं, तो चलो अब देखो, चलो पढ़ लेते हैं फटाफट से बुक में क्या लिखा हुआ है। फर्स्टली अ स्मॉल आरएनए प्राइमर इज सिंथेसाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम प्राइमेज। तो छोटा सा आरएनए प्राइमर जो है वो सिंथेसाइज हुआ कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में, प्राइमेज के प्रेजेंस में। इन प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज मेनी न्यूक्लियोटाइड्स जॉइन विद वन अनदर टू प्राइमर स्ट्रैंड। किससे जॉइन होके आते हैं, प्राइमर से, एंड फॉर्म अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन दैट इज न्यू स्ट्रैंड। तो फिर सबसे पहले कौन सा एंजाइम काम करता है, हेलिकेज, देन काम करता है प्राइमेज, देन थर्ड नंबर पे कौन सा एंजाइम काम करता है, वही नखरे वाला एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। और अब क्या होगा आगे, ये तो क्लियर हो गया है ना। आगे क्या होगा, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन वन स्ट्रैंड इज फॉर्म्ड एज अ कॉन्टिन्यूअस स्ट्रेच इन 5'3' डायरेक्शन, कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस, दिस स्ट्रैंड इज कॉल्ड लीडिंग स्ट्रैंड। तो जिस स्ट्रैंड पे कंटिन्यूअस सिंथेसिस होता है उसे क्या बोलते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड। एंड द अदर स्ट्रैंड इज फॉर्म्ड इन स्मॉल स्ट्रेचेस, टुकड़ों में बनता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स इन 5'3' डायरेक्शन, एंड इट इज नोन एज डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। तो एक जो हो गया स्ट्रैंड, दोनों में 5'3' डायरेक्शन पर ही होना है, इसीलिए एक पे कंटिन्यूअस हुआ और एक पे डिसकंटिन्यूअस हुआ। जिस पे डिसकंटिन्यूअस होता है उन फ्रेगमेंट्स को हम लोग बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। और फर्दर दीज फ्रेगमेंट्स आर जॉइंड बाय द एंजाइम नोन एज डीएनए लाइगेज। The Okazaki fragments are then joined together to form a new strand by an enzyme known as DNA ligase, और उनको कौन जोड़ देता है, DNA ligase. This new strand is called lagging strand, और इस वाले स्ट्रैंड को हम लोग क्या बोलेंगे, lagging strand. If a wrong base is introduced in the DNA strand, DNA polymerase can do proofreading. तो देखो ये जो DNA polymerase जो है ना, इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, नखरीला है लेकिन ठीक है, अच्छा भी है। किसी इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों होती है, तो आपको उसकी अच्छाइयों पर फोकस करना चाहिए रादर देन उसकी बुराइयों पर। तो बस यही बात यहाँ पे भी एप्लीकेबल होती है कि जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है उसके नखरे, मना नहीं कर रहे, उसके काफ़ी नखरे हैं, लेकिन उसमें अच्छाई ये भी है कि वो काफ़ी एक्यूरेसी के साथ काम करता है, वो प्रूफ रीडिंग करता है। अगर कोई गलती हो रही है इन द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, तो उस गलती को वो जज करके वहाँ से रेक्टिफाई करता है ना। तो इट हैज़ सम एडवांटेज, इट हैज़ सम क्या बोलो चाहिए, गुड डीड्स भी हैं उसकी, सिर्फ बैड नहीं है, ठीक है। E. coli completes replication within 18 minutes, that is 2000 base pair per second। तो वो हमें ये बता रहे हैं कि E. coli में जो प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन है वो 18 मिनट में कंप्लीट हो जाती है, और 18 मिनट में अगर वो प्रोसेस कंप्लीट हो रही है तो हर मिनट कितने, वो जो रेप्लिकेशन का रेट क्या है, 2000 बेस पेयर पर सेकेंड, 2000 बेस पेयर नए बन रहे हैं पर सेकेंड। In eukaryotes, the replication of DNA takes place at S phase of the cell cycle। हाँ, सेल साइकिल एंड डिवीजन चैप्टर पढ़ा था हमने क्लास 11th में, तो हमने उसमें कई फेजेस पढ़े थे। उसमें हमने पढ़ा था कि सेल साइकिल 2 फेज में होता है, एक तो होता है आई फेज और एक होता है एम फेज। तो आई फेज का जो एस फेज होता है उसमें आता है सिंथेसिस फेज, उस फेज में रेप्लिकेशन होता है। तो जब भी मैं 11th क्लास में पढ़ाती हूँ तो मैं यही बोलती हूँ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाले चैप्टर में कि देखो एस फेज में होता है रेप्लिकेशन, ठीक है, ये अभी आप याद रखो। कैसे होता है वो हम 12th क्लास में सीखेंगे। तो बस यही था वो टॉपिक जो आपको 12th क्लास में सीखना था कि कैसे वो एस फेज का रेप्लिकेशन होता है। तो दिस इज द होल प्रोसेस कि इस तरीके से रेप्लिकेशन होता है। तो आपको ध्यान रखना है एस फेज ऑफ द सेल साइकिल में द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन होती है। बोलते हैं ना कब क्यों कहाँ कैसे, कब क्यों और कैसे। तो कब होती है, कब हो रही है, जब सेल को डिवाइड करना है ना, मतलब कब हो रही है। तो कब का मैं आंसर कर सकती हूँ आपको
ठीक है, एस फेज में हो रही है या फिर जब सेल को डिवाइड करना है तब हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि सेल को डिवाइड होना है। कहाँ हो रही है? तो न्यूक्लियस के अंदर हो रही है। किसके अंदर हो रही है? न्यूक्लियस के अंदर। ओके, तो तीनों क्वेश्चन के आंसर करके व्हेन, वेयर एंड हाउ। आगे, फेलियर इन सेल डिवीजन आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन रिजल्ट्स इन पॉलीप्लॉइडी। अब इन्होंने ये बोला है अगर डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया, एक सेल है, ठीक है, एक ये सेल है, मेरी वाली सेल देखो, पहले वाली मत देखो, ये सेल है, इसके अंदर ना ये डीएनए जो है ना, ये रेड रेड वाला, ये डबल हो चुका है। रेप्लिकेशन के बाद क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा ना, पहले से ये था, अब ये है, डबल हो गया है। लेकिन अब ये सेल डिवाइड ही नहीं हुई। अगर डीएनए डिवाइड हुआ था तो अब उसके बाद में सेल डिवाइड होना था ना, पहले कैरियोकाइनेसिस हुआ था तो अब साइटोकाइनेसिस होना चाहिए था ना, सेल को डिवाइड होकर दो नई सेल बन जाना चाहिए था एक सेल से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो एक कंडीशन बनती है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। कैसी कंडीशन हो जाती है? पॉलीप्लॉइडी। सपोज अगर ये पहले डिप्लॉइड था 2n, इसने एक और ही अपने जैसा बनाया 2n, तब तो ये 4n सेल हो गई, 4n। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आपको ध्यान रखना है कि अगर साइटोकाइनेसिस नहीं होता, फेलियर इन सेल डिवीजन का क्या मतलब है? सेल डिवीजन है साइटोकाइनेसिस। तो अगर साइटोकाइनेसिस नहीं होता है डीएनए रेप्लिकेशन के बाद तो उससे कंडीशन अराइज होती है जिसे हम लोग बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। इतनी सी बात आपको जस्ट याद रखनी है। ओके, तो मशीनरी इन द एंजाइम, न्यूक्लियर क्रोमोसोम, अनजिपिंग डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर, साइमल्टेनियस रेप्लिकेशन एंड द 2 न्यू स्ट्रैंड्स डीएनए। तो हम ये एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि अल्टीमेटली होता क्या है। तो सबसे पहले न्यूक्लियर क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर क्रोमोसोम्स रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर। अब अनजिपिंग डीएनए अनजिप होता है। कौन सा एंजाइम अनजिपिंग करता है? तो हेलिकेज। देन कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स, तो वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स होते हैं, बनते हैं, कैसे पॉलीमरेज और कैसे हमारा प्राइमर्स दोनों सिंक्रोनाइज करके काम करते हैं, फिर रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है और फाइनली डीएनए के 2 न्यू स्ट्रैंड बन जाते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, समझ में आ गया? सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट डीएनए रेप्लिकेशन। होप सो आपको समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्कूल में भी पूछ लेते हैं, नीट के स्टूडेंट हो तो तुमको भी पूछ लेंगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे तुम्हें ये समझ में आना चाहिए। तो अगर कोई भी डाउट होता है तो फटाफट से डाउट्स को मेंशन कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से कर दीजिएगा लाइक और स्टेप अप अकेडमी को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।